आपका कौन सा था? 1 2 3 4 था। देखो अगर मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करता हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान सुनो। अच्छा, किसका किसका एग्ज़ाम है आज? हाँ आज ठीक है। अगर मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करता हूँ, चैप्टर 1 में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स, चैप्टर 1 नंबर ऑफ मोल्स ये फाइंड करने के लिए आएगा। नंबर ऑफ मोल्स के कितने फॉर्मूले मैंने बताए हैं? 3 फॉर्मूले है। चुप रहो अभी। नंबर ऑफ, इसलिए बात कर रही हो। अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए पूछा रहेगा। नंबर ऑफ मोल वेट, मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड हो सकता है, नंबर ऑफ एटम से रिलेटेड हो सकता है, या फिर वॉल्यूम से रिलेटेड हो सकता है। तीनों फॉर्मूले याद है ना? क्या था? नंबर ऑफ मोल्स की अगर मैं बात करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट जितना इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, उसके बाहर नहीं आएगा। नंबर ऑफ मोल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, या फिर नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम अपॉन क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर ना। नंबर ऑफ एटम अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी इसके इक्वल में लिख सकते हैं, ठीक है। आप एटम लिखो या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखो, एटम लिखो या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखो। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सर, मैं सुन रहा हूँ सर आपको। हाँ, अब उसके बाद यहाँ पर देखो, अगर हम लोग बात करते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ सकता है कि डिफाइन करने के लिए कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन उनका परसेंट दिया हुआ है, और फिर पूछेगा कि इनका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर जो पहला चैप्टर है उसमें आ सकता है स्टोकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। स्टोकियोमेट्रिक प्रॉब्लम मतलब इतने ग्राम मीथेन का कन्वर्शन कराते हैं तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा या H2O बनेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हाँ, और पहला चैप्टर में क्या था? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अगर मैं बात करता हूं तो मल्टीपल प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, पांचों जितने भी लॉ बताए गए वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेट प्रोपोर्शन, केमिकल कॉम्बिनेशन, एवोगैड्रो लॉ, वॉल्यूम जो लॉ बताया गया था आपको, ये पांचों लॉ पढ़ के जाना, ठीक है। हुआ। उसके बाद सेकेंड चैप्टर सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, और उसके बाद राउंड ऑफ करने के लिए आ सकता है। आपको पता ही है राउंड ऑफ क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शंस, ये सब आ सकते हैं डिफाइन करने के लिए। मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शंस, ये सब इंपॉर्टेंट हैं सेकेंड चैप्टर में। हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर बता देना, राउंड ऑफ करने के लिए पूछा रास्ता आपसे।
हाँ, रूल्स नहीं आता, मैक्सिमम क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आपको पता ही है भाई। लेफ्ट साइड से 0 है तो कैंसिल हो जाएगा, जितने नॉन डिजिट होंगे वो सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। फिर उसके बाद और क्या बच रहा है? हाँ हाँ, बोला उसको ना, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी, इससे आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं इसमें, और कुछ तो नहीं है ना, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि 4th चैप्टर, थर्ड तो मैंने हाँ बोला ना उसको, तो पहले ही बोला, स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। अच्छा, 3rd चैप्टर मैंने पढ़ाया नहीं है, बट फिर भी आप नोट कर लो। आपसे डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन पूछा जा सकता है। क्रोमेटोग्राफी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी मैंने पढ़ाया नहीं है, बट एग्जाम में आएगा। आप क्या कर सकते हैं, आज एग्जाम है तो बता दे रहा हूं क्या इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटोग्राफी, हाँ, डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, और फिर उसके बाद अब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ना। कलर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं उसमें, क्रोमेटोग्राफी में, और बहुत सारे इंडस्ट्रियल में भी यूज होता है, मेडिकल टेस्ट में यूज होता है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, हाँ, फिल्ट्रेशन, आई थिंक यही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा इसमें। 4th चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मेरी बात ध्यान से सुनो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपका एग्जाम जो दिया आपने कैसा गया? अच्छा था ना? हार्ड तो नहीं था? नहीं होना चाहिए हार्ड, था हार्ड? हाँ, तो रदरफोर्ड ही पढ़ के आई थी क्या? अरे तो क्या जो बोलूंगा वही दूंगा क्या? अब उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ऑफ-बा प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन, हुंड्स रूल ना। पाउली एक्सक्लूजन जितना बोल रहा हूं उससे एक भी शब्द बाहर नहीं आएगा, ध्यान देना। पाउली एक्सक्लूजन, हुंड्स रूल, और हाँ पॉली, भाई पॉली है ना, ऑफ-बा प्रिंसिपल, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान देना अच्छे से। अच्छा, कॉपर का क्रोमियम का आ सकता है, कॉपर का क्रोमियम का आ सकता है। उसके बाद हाँ, आज ही पेपर है ना? कितने बजे? 1 बजे है, ठीक है। अगर तुम लोग नोट कर भी लिए तो क्या होगा इससे? फिर उसके बाद बोर्ड थियरी, क्रोमियम का, कॉपर का, और जो n+l रूल आपको बताया गया था ना, n+l रूल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो भी देख लेना। n+l रूल भी आ सकता है। और उसके बाद और क्या बताया था हमने? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा रहेगा। आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, हाँ, इनका डेफिनेशन और एग्जाम्पल आ सकते हैं। आइसोटोप्स, आइसोबार, ये सब, ठीक है। और उसके बाद क्या बच रहा है? ये नहीं आएगा, वही तो बोला ना, n+l रूल, क्वांटम नंबर्स आ सकते हैं। और उसके बाद क्या था उसमें? हाँ, वो सब आएगा, वो सब आएगा। आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। बोर मॉडल बताया तो इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ के जाना। बोर के पोस्टुलेट्स वगैरह पढ़ के जाना, ठीक है। इसमें यही इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और तो कुछ बच नहीं रहा ना, और कुछ बच नहीं रहा उसमें, ठीक है। और क्या चैप्टर आने वाला है? हाँ, 7 चैप्टर क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सारे रूल्स, रूल्स मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज,
एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब पढ़ के जाना, ये सब। हाँ अच्छा, कितना आने वाला है बता दो, फिर बताऊँ कितना आएगा। हाँ चलो अच्छा पूरा बताता हूँ। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ध्यान देना है तो आप मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और जो मेंडलीव ने बताया था उसका लॉ दोनों पढ़ के जाना। पीरियोडिक प्रॉपर्टी कौन सी, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी, इनका ट्रेंड्स क्या होता है, डाउन टू ग्रुप, अक्रॉस ए पीरियड, पढ़ के जाना। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर भी है तो उसको भी ध्यान देना है आपको। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और उसके बाद और क्या बच रहा है। तन्मय तुम्हारा भी एग्जाम है, लिखो। और उसके बाद ये सब पूछा रहेगा आई थिंक। और क्या था? हाँ वही है ना, पीरियोडिक ट्रेंड्स वही है, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी। और तो कुछ है नहीं इसमें, पीरियोडिक ट्रेंड्स ही है आई थिंक। और क्या बच रहा है? हो गया ना। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर बोलो। इक्विलिब्रियम भी है। ठीक है, इक्विलिब्रियम भी है क्या? हाँ, स्टेट्स ऑफ मैटर में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस लॉ, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। हाँ, स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर रहा हूं, अभी उस पे आ रहा हूं मैं, अभी इक्विलिब्रियम पे आ रहा हूं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैस लॉ। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। और विस्कोसिटी से क्वेश्चन हो सकता कि आ जाए, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी आएगा नहीं, बट मेरे हिसाब से नहीं आएगा। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो बस इतना ही आएगा, इसके अलावा नहीं पूछा रहेगा वो। अच्छा देखो, अगर मैं चैप्टर 12 की बात करता हूं तो केमिकल इक्विलिब्रियम में यहां पर जो पूछा रहेगा आपसे, टाइप्स ऑफ। हाँ एक बात ध्यान देना, ये जो मैंने आयन डाइपोल इंटरेक्शन बताया था, डाइपोल डाइपोल बताया था और आयन डाइपोल बताया था, ये सब भी देख के जाना स्टेट्स ऑफ मैटर में। ठीक है, उसके बाद जो और पूछा रहेगा आपसे, केमिकल इक्विलिब्रियम पे आते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में Kp और Kc में रिलेशन पूछा रहेगा। वो डेरिवेशन एक होता है ना Kp Kc के लिए, वो आ सकता है। Kp Kc में क्या रिलेशन होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। हाँ सर ये है ना, आज मैं वही स्टार्ट करने वाला था, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली
ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल। हाँ, किसी भी इक्वेशन के लिए केसी लिखने के लिए बोला जा सकता है कि मान लो n2 + 3s2 2ns3, तो उसके लिए केसी लिखने के लिए बोला जा सकता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद और क्या बच रहा है? बैलेंसिंग नहीं आएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन देख के जाना, लॉ ऑफ मास एक्शन। एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। और क्या बताया? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना। देखो उसमें जो आपसे पूछा रहेगा वो आईयूपीएसी पूछा रहेगा। आईयूपीएसी पूरा आ सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो वही नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी। आइसोमेरिज्म पूछा रह सकता है, पोजीशन चेन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल के आइसोमेरिज्म पूरा पढ़ के जाना, चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, प्रोटोमेरिज्म, ये सब। और उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस। हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब इंपॉर्टेंट है। हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। और मेसोमेरिक इफेक्ट भी देख लेना, मेसोमेरिक। अच्छा, मेसोमेरिक वहाँ पर है, वहाँ पर है हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। बस हो गया क्या? फंक्शनल ग्रुप नहीं बोला जाएगा लिखने के लिए, वो आईयूपीएसी में आ सकता है। तो आपको पता ही है ना कि अगर COOH है उसको कार्बोक्सिलिक बोलते हैं, CHO है तो अल बोलते हैं, ठीक है। और क्या बच रहा है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन पूरा आएगा, कितना आएगा? एल्केन और एल्कीन ना, तो एल्केन और एल्कीन में जो आपसे पूछा, हाँ पूरा बता दूं। देखो भाई, जितने भी रिएक्शंस हैं वो सब पढ़ के जाना। कौन सी? जैसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ओजोनोलाइसिस, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ओजोनोलाइसिस, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, जितना बोलना हो उसमें से आना है। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो एरोमेटाइजेशन पाइरोलिसिस, एरोमेटाइजेशन पाइरोलिसिस। और जो आपसे पूछा रहेगा हाइड्रोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स, यूजेस ऑफ एल्कीन्स देख लेना, आएगा नहीं मेरे हिसाब से, बट थोड़ा सा देख लेना आप ऊपर से, ठीक है। यूजेस ऑफ एल्कीन्स। और मैं बात करता हूं तो विसिनल फिजिकल प्रॉपर्टी आप थोड़ा सा देख लेना, वैसे पूछा नहीं जाना चाहिए, बट कभी मान लो आ गया तो थोड़ा देख लेना आप, एक दो लिख दोगे चल जाएगा। अच्छा, वही बॉइलिंग पॉइंट वगैरह पूछा रखता है आपसे फिजिकल प्रॉपर्टी में, इसको ध्यान देना। और जो है हाँ, वो नहीं आएगा। थैंक यू सर। बॉइलिंग पॉइंट कितना है ये पूछने के लिए नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। सर इतना है ना? एरोमेटिक एलिफेटिक में डिफरेंस मतलब नहीं पूछा रहता, बट आप जानते रहो कि sp2 होता है, sp3 होता है।
सिंपल है। और उसके बाद क्या बच रहा है? हो गया। जितनी भी रिएक्शंस बढ़ाई गई हैं हाइड्रोकार्बन्स में, क्या बोला मैंने? हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ और ओजोनोलाइसिस। कौन सा? दोनों, चाहे ऑक्सीडेशन वाला चाहे रिडक्शन वाला। O3CCl4 और KMnO4 दोनों इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्या बताया था? लास्ट में एरोमेटिक में जो मैंने बताया है, फ्रिडल-क्राफ्ट, असाइलेशन, मेसोमेरिक। लास्ट वाला नहीं है क्या? सिर्फ एल्कीन्स तक है ना? ठीक है, अगर एल्कीन्स तक है तो इतना करके जाना, ठीक है? इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है? ऑल द बेस्ट। इसके बाहर नहीं आएगा कुछ भी। और जितनी भी एल्कीन तक रिएक्शन बताई गई है वो सब भी कर लेना, ठीक है? अच्छा करके आओगे अगर इतना रिवाइज कर लिया तो। थैंक यू। अब स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। इनका एग्जाम भी है केमिकल इक्विलिब्रियम, तो और वो चैप्टर हम स्टार्ट भी करने वाले थे, तो थोड़ा सा एक आपको फील मिल जाएगा उसका, केमिकल इक्विलिब्रियम का, ठीक है? बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? केमिकल इक्विलिब्रियम लाओ जरा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। केमिकल इक्विलिब्रियम, अगर मैं बात करता हूं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत ध्यान से देखना। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, हम इसकी बात करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम जैसे मान लो कोई रिएक्शन है A to B, कोई रिएक्शन है A to B, ठीक है? अब इसमें A क्या होता है? रिएक्टेंट। भाई जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और रिएक्शन के बाद जो कुछ फॉर्म होगा उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ना। तो A क्या है? यहां पे रिएक्टेंट है। A क्या होगा? रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। और B क्या है यहां पे? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। अगर मैं बात करता हूं यहां पर टाइम t इक्वल टू 0 करूं, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, यहां पे टाइम t इक्वल टू 0 जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, कोई बीमारी तुम्हें? हाँ, बात करने की। लास्ट लेक्चर में तुम आई भी नहीं थी, क्यों? तो अभी ठीक हो गई? टाइम t इक्वल टू 0 जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है उस टाइम पे यहां पर रिएक्टेंट कैसा होता है? 100% होता है। भाई रिएक्शन अभी आगे नहीं जा रही है ना, तो रिएक्टेंट क्या होगा? 100% होगा। ये 100 है और यहां पर प्रोडक्ट क्या है? 0। लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट रिएक्शन आगे बढ़ेगी, होता है ना। अभी तो रिएक्टेंट एकदम 100% है क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे मान लो टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड, रिएक्शन स्टार्ट हो गई 5 सेकेंड, तो रिएक्टेंट से क्या होगा? प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कुछ तो बनेगा प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब यहां से मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना? 90 हुआ, इसका कितना हुआ? 10 हुआ।
फिर उसके बाद इसका मान लो टाइम t इक्वल टू 7 सेकेंड, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना 80 एंड 20, जितना यहां डिसोसिएट होगा उतना ही वहां फॉर्म होगा। भाई रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरह जा रही है ना। मैंने बोला कि यहां पर टाइम t इक्वल टू 0 है, मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, उस कंडीशन पे इसका कॉन्सेंट्रेशन 100% रहता है रिएक्टेंट का। लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ना स्टार्ट होता है, तो रिएक्टेंट कम होता जाएगा और प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि रिएक्शन आगे की तरफ जा रही है ना। रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 90 हुआ, कितना यहां पर डिकम्पोजिशन हुआ इसका 10, तो 10 यहां पर पहुंचा। फिर और टाइम बढ़ा, थोड़ा सा और कम हुआ ये रिएक्टेंट, 80 हुआ, तो ये कितना होगा 20 होगा। जितना यहां कम हो रहा है उतना यहां बढ़ रहा है। फिर टाइम t इक्वल टू यहां पर क्या हुआ 10 सेकेंड, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 70 हुआ और इसका कितना हुआ 30। अब उसके बाद कितना भी टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका जो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है, इसके कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन के रेशियो चेंज नहीं होते। जैसे मान लो टाइम t इक्वल टू 15 सेकेंड, तब भी क्या है 70-30, 70-30। टाइम t इक्वल टू 20, तब भी क्या है 70-30। टाइम t इक्वल टू 25 सेकेंड, क्या है 70-30। मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो अगर कांस्टेंट हो जाए, वो चेंज ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो और टाइम के साथ साथ आप में बिल्कुल भी कोई भी चेंज नहीं आ रहा, आप जैसे थे पहले भी वैसे थे और अभी भी वैसे ही हो, बिल्कुल भी चेंज आप में नहीं आ रहा, टाइम बीतता जा रहा है, 11th पूरा गया, स्टार्टिंग में जो था अभी वही है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं हुआ, तो इसका मतलब उसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। टाइम तो जा रहा है ना भाई, टाइम तो जा ही रहा है, टाइम बढ़ रहा है यहाँ पे, लेकिन 70-30 70-30 70-30 इनके कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो क्या है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। तो जब टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन के रेशियो का चेंज ना हो, कांस्टेंट हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। एक तरीका ये आप बता सकते हो, क्या बोलोगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो अगर कांस्टेंट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बोल पाओगे? बोल पाओगे? मेरे साथ बोलो सब लोग। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कांस्टेंट हो जाए तो उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। समझ रहे हो ना? अगर आपको ऐसे याद रखना है तो आप ऐसे आप खुद के ऊपर ट्राई कर सकते हो कि भाई मुझ में कोई चेंज नहीं आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम जा रहा है लेकिन पढ़ाई आज भी वही है, कोई डिफरेंस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम। या फिर एक बात और बोल सकते हो आप, A to B हम लोग जा रहे हैं, A to B, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, 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 रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आप इक्विलिब्रियम को ऐसे भी बोल सकते हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है कि जिस रेट से ए बी में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से बी ए में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों का रेट सेम है। रेट क्या होता है? व्हाट इज रेट?
अगर मैं रेट की बात करता हूं तो रेट होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। 2011 की बात ना करो, यहां पर देखो। ये चैप्टर कितने चैप्टर्स को कनेक्ट करता है मैं आपको बता दे रहा हूं। क्लास 12th में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, हाई वेटेज का चैप्टर है। केमिकल काइनेमेटिक्स तो फिजिक्स में आ गया ना, केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, इससे कनेक्टेड है। उसके बाद इसका बड़ा भाई है आयनिक इक्विलिब्रियम, क्लास 12th में। ये केमिकल इक्विलिब्रियम छोटा भाई है। ये देखने में बहुत आसान लगता है, आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत डराता है, इसलिए ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अच्छा, अगर मैं रेट की यूनिट के बारे में बात करूं, यूनिट क्या होती है रेट की? यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट। तो रेट आपसे पूछा रहा है, क्या बताओगे? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, जितना कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हुआ, जितना कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हुआ और जितने टाइम में चेंज हुआ, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, वही उसका रेट हो जाएगा। अब उसके बाद यूनिट ऑफ रेट क्या होता है? यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, अरे क्या बातें हो रही है, नया चैप्टर चल रहा है। यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट की बात करता हूं तो होता है मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। आपको पता है कि लीटर को हम लोग डीएम क्यूब भी बोलते हैं, जानते हो कि नहीं? लीटर को हम लोग डीएम क्यूब भी बोलते हैं, इसको याद रखना। लीटर लिखो या फिर डीएम क्यूब, लीटर लिखो या फिर डीएम क्यूब। तो मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या होगा? टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो यहां पर क्या होगा? ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स। तो यहां पर क्या होगा? मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये होता है यूनिट ऑफ रेट। क्या होता है? यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट। नोट करिए इसको अच्छे से। दो डिफरेंस बताया, दोनों बोलूं क्या? अच्छा लिख लो लिखो 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 लिख लो लिख लो, मैं बोल रहा हूं, लिखो। बोलूं? इन एनी केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन concentration of reactant and product concentration of reactant and product
will constant in ratio, will constant in ratio, हाँ हाँ will भाई, WILL, constant in ratio with respect to time, with respect to time, with respect to time, then that is called equilibrium. ठीक है. In other words ऐसे लिखो. In other words we can say that, in other words we can say that rate of forward reaction हाँ is equal to the rate of backward reaction. एक ही आंसर बता रहा है, कॉन्सेंट्रेशन का भी चेंज, कॉन्सेंट्रेशन का भी मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड का भी वही मोल लीटर इनवर्स, और टाइम का क्या होगा, सेकेंड इनवर्स. तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. ये यूनिट ऑफ रेट होता है. रेट का यूनिट पूछा रहा है तो क्या बताओगे, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, याद रखना. हो गया. अब उसके बाद आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे हम लोग. टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में हो गया ना. यहां पर देखिए टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ठीक है. अगर मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करता हूं तो दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं. एक को बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरे को बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन. इरिवर्सिबल रिएक्शन. अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, कोई भी ऐसी रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती हो या दोनों डायरेक्शन में जाती हो, जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता हो और बैकवर्ड रिएक्शन भी होता हो, मोर देन वन स्टेप रिएक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन. और जो एक सिंगल डायरेक्शन में कंप्लीट हो जाए उसे क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल. जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए उसे क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल. और जो दोनों डायरेक्शन में हो, एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्सिबल रिएक्शन. क्या बोलते हैं उसको, रिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है. तो अगर मैं रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करता हूं, टू डायरेक्शंस रिएक्शन, टू स्टेप रिएक्शन, forward and backward. तो कभी आपसे पूछा रहा है कि ऐसी रिएक्शन जो दो डायरेक्शन में दो स्टेप में कंप्लीट होती है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है.
इरिवर्सिबल के लिए। रिवर्सिबल 2 डायरेक्शनल होती है। कभी भी अगर मैं रिवर्सिबल की बात करता हूं, कहां पे दिख रही हो, किस जगह? 174 पे कहां पे बताओ? आप देखो ना, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो वहां पर डबल एरो है, देखो वो डबल एरो वाला रिवर्सिबल है। वो जो ऊपर रिएक्शन दे रखी है ना, उसके बाद लिखा हुआ है रिवर्सिबल। ठीक है, आशीष तिवारी स्टैंड अप। अब तुम बताओ इक्विलिब्रियम क्या समझाया गया? जो रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन होता है, that is same as per the time, the concentration doesn't change with the time. Time value very वो होता है, change होता रहता है, but concentration change। जी बताया गया। सर आपको मैं सेम बता दूं तो आप बोलेंगे सेम बता दो। हाँ सेम बताओ ना, क्या दिक्कत है? तो ये रीड करके बता दूं? नहीं नहीं नहीं। समझा क्या वो बताओ? रीड करके कोई बता दे, कोई भी बोल देगा। अब इसको बोलो फटाफट बोलेगा रीड करके। लिखा ही नहीं है। एक झापड़ दो, सामने बैठो फिर नहीं लिख रहे हो? हट। कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर तुमको मालूम भी है? टेक्स्ट बुक मैंने जो स्टूडेंट बोला वो नहीं लिखा, डेफिनेशन बोला उसके बाद भी नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा था उसके बाद भी। बैठ जाओ। तुम बताओ ये इक्विलिब्रियम क्या समझाया गया? इक्विलिब्रियम क्या होता है? ओके आगे चलते हैं। तो यहां पर मैंने बोला कि अगर कोई रिएक्शन, तन्मय खड़े हो जाओ, यूनिट ऑफ रेट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस के बारे में देखो। अगर कोई रिएक्शंस, हाँ एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कोई रिएक्शन है, तुम साइड में चलो, यहां पे उठो, वहां से इधर आओ, एकदम कॉर्नर पे, और इधर यहां पे, हाँ गिर जाओ, चलेगा मुझे। तो मैंने बोला कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है वो 2 डायरेक्शनल है, एक से ज्यादा स्टेप में होती है, और इसको डबल एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं रिएक्शंस एग्जांपल की बात करता हूं, H2 प्लस I2, H2 प्लस I2 से रिएक्शन होगी तो ये बनाएगा 2HI। तुम भी चलो कॉर्नर पे, बातें हो रही हैं, एकदम कॉर्नर, और तुम भी एकदम कॉर्नर पे, वॉल के पास चलो। तो फिर तुम आगे आ जाओ, इधर बैठो। H2 प्लस I2 और ये 2HI बन रहा है। यहां पे आप देख रहे हो डबल एरो वाली रिएक्शन है ना।
अगर कभी भी ऐसी रिएक्शन दिख जाए तो इसका मतलब रिवर्सिबल होता है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल और दे रखा है, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनता है इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करोगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड है ना, ये रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड, और ये रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड रिएक्शन। दोनों हो रही ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों हो रहा है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन हो रही है। मतलब जो दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो उसको हम लोग रिवर्सिबल बोलते हैं, एक बार फॉरवर्ड एक बार बैकवर्ड। हाँ, डबल एरो रहेगा। अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है पता कैसे चलेगा, डबल एरो, फॉरवर्ड रिएक्शन जा रही है और फिर से बैकवर्ड आ रही है, तो इसका मतलब वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इरिवर्सिबल में क्या होगा, रिएक्शन which complete in single direction, ऐसी रिएक्शन जो एक ही डायरेक्शन में कंप्लीट हो जाए उसको बैकवर्ड नहीं आना। बहुत पीटूंगा ध्यान देना, बातचीत हुई तो। पढ़ रहे हो, फालतू की बातें कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ये पढ़ाई ऐसी होती है क्या। अगर ऐसी कोई रिएक्शन है जो एक सिंगल डायरेक्शन में कंप्लीट हो जाती है, इसको बैकवर्ड नहीं जाना, एक ही डायरेक्शन में जाना है, एक सिंगल डायरेक्शन में रिएक्शन हो जाएगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्शन विच कंप्लीट इन सिंगल डायरेक्शन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे पोटेशियम क्लोरेट का हम लोग डिकम्पोजिशन करते हैं, पोटेशियम क्लोरेट। तुम वहां से उठो बीच में, नहीं नहीं वहां से उठो, तुम बातें कर रहे हो, स्टैंड अप, वहां से उठो, वहां चलो, बैठो पीछे। हाँ, वो उधर नहीं, पीछे नहीं, वहां पे, वो गर्ल्स के पीछे। डिस्टर्बेंस कर रहे हो, इनका एग्जाम है, नया चैप्टर चल रहा है, फालतू बातें कर रहे हो, उठो वहां से। इन लोगों को अगर रिक्वेस्ट करके बोलो, प्यार से बोलो कि शांत हो जाओ, तो लोग सुनते नहीं है। इन लोगों को वही चाहिए। ये लोग, इन लोगों का मन होता है कि मुझे क्लास में ऐसे बोलो, क्लास के बाहर कर दो, खड़ा कर दो, या कहीं और शिफ्ट कर दो, तो फिर उनको अच्छा लगता है। ऐसे लोग क्या करूं, अभी करना ही पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि कोई भी रिएक्शन एक सिंगल डायरेक्शन में कंप्लीट हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे मैंने बोला कि पोटेशियम क्लोरेट का अगर हम डिकम्पोजिशन कराते हैं, पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या होता है, KClO3, पोटेशियम क्लोरेट। और पोटेशियम क्लोरेट को डिकम्पोज करने में बनता क्या है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। अगर हम लोग पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन कराते हैं, KClO3, अगर हम इसका डिकम्पोजिशन कराएंगे तो यहां पर क्या होगा, बनेगा पोटेशियम क्लोराइड और क्या बनेगा, O2 बनेगा, ऑक्सीजन गैस। बैलेंस करने के लिए आप बैलेंस कर सकते हैं, यहां पर KClO3, यहां पर O2 है तो 3O2 कर दो, और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर भी 2 से कर दो, ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो एरो तो एक ही दिख रहा है ना, सिंगल एरो, डबल है क्या, नहीं, सिंगल एरो। कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन अगर होगी तो इसका मतलब वहां पे एक सिंगल एरो लिखा होगा। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी, उसको 2 स्टेप नहीं कराना। लेकिन अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसके लिए रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती है, उसके लिए 2 स्टेप चाहिए रिएक्शन को।
तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में डबल एरो, इरिवर्सिबल में सिंगल एरो रहेगा, याद रखना। एक और एग्जांपल इसका है, अगर मैं बात करता हूं तो, जो कि इरिवर्सिबल है, कार्बन डाइऑक्साइड का। आप भी जानते हो, अगर कार्बन की रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा? CO2। नोट करिए इसको। हो गया भाई? बताओ, नोट कर लिया? अब बात करते हैं आगे हम लोग रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल तो आपने देख लिया। यहां पे बात करते हैं इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। पहला है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। अब उसके बाद बात करते हैं इक्विलिब्रियम इन फिजिकल स्टेट। इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम इन इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। इसमें पहला है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, बहुत ध्यान से देखना। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। सपोज दैट एक हमने क्लोज कंटेनर ले रखा है। कौन सा कंटेनर? क्लोज कंटेनर। एक कंटेनर है और इसमें हमने क्या फिल किया है? वाटर फिल किया है, H2O। इसमें हमने जल भरा है। उसके बाद क्या होगा? क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, इसका मतलब वाटर बाहर नहीं जाएगा। अब देखो होता क्या है कि धीरे धीरे लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता है। बट मैंने बोला कि ये चैप्टर कई चैप्टर्स को कनेक्ट करता है। फिजिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री को पूरा फिजिक्स ही समझो। तो यहां पर क्या होगा कि ये वाटर है, हमने क्लोज किया कंटेनर को, धीरे धीरे क्या होगा? वेपर्स में कन्वर्ट होगा। होगा ना? क्यों नहीं होगा? लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने के कई तरीके हैं। हीट, एक तो हीट से होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। अगर आप लिक्विड को ऐसे रख दोगे कहीं पे, उसको हीट नहीं भी दे रहे हो तो भी वो ऑलरेडी भी वेपर में कन्वर्ट होता है, कुछ पार्ट उसका वेपराइज हो जाता है। भाई एयर के प्रेजेंस में वेपर में कन्वर्ट तो होगा ही होगा। धूप में, अगर धूप नहीं है, वहां पे कपड़े डाल दिए हमने कई बार, तो क्या वो सूखता नहीं है? हाँ, एयर, वही तो बोल रहा हूं गधे। तो एयर के प्रेजेंस में भी क्या होगा कि उस वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होता है। अब उसके बाद क्या होगा?
जिस रेट से, मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, यहां से वेपर निकल रहे हैं, कहां से? लिक्विड से। लिक्विड से वेपर निकल रहे हैं बाहर की तरफ, लेकिन हमने क्लोज किया है कंटेनर, ये वेपर बाहर नहीं जा सकते। तो वेपर यहां से टकराने के बाद फिर से आएंगे लिक्विड की तरफ, ऊपर टकराने के बाद फिर से नीचे ही आएंगे ना, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते, हमने क्लोज किया हुआ है। और ये लिक्विड की सरफेस पे एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। जब ये लिक्विड से वेपर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हमने क्लोज किया है तो बाहर नहीं जा सकते, इसलिए फिर से आएंगे किसकी तरफ? लिक्विड की तरफ, लिक्विड की सरफेस की तरफ आएंगे। और सरफेस की तरफ जब आएंगे तो एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, इस पे एक प्रेशर डालते हैं, उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको? वेपर प्रेशर। तो पूछा रहता है कि वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होगा? प्रेशर exerted by vapor on the surface of liquid is called वेपर प्रेशर। तो आपने वेपर प्रेशर तो समझ लिया कि क्या होता है, कि भाई लिक्विड है, ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, हमने कंटेनर को ऊपर से क्लोज किया है, वेपर बाहर नहीं जा सकता, इसलिए फिर से वापस आएगा और प्रेशर क्रिएट करेगा लिक्विड की सरफेस पे। जितना ज्यादा वेपर बनेगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। भाई वेपर ज्यादा होंगे तो प्रेशर भी ज्यादा डालेंगे ना, ज्यादा बच्चे होंगे ज्यादा आवाज होगी, कम बच्चे होंगे थोड़ा सा कम होगा डिस्टर्बेंस। हालांकि तब भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा कम हो रहा है। बहुत ज्यादा क्लास भरी होगी, ज्यादा लोग होंगे चिल्लाने वाले। वही है कि वेपर अगर ज्यादा बनेंगे तो प्रेशर भी ज्यादा डालेंगे सरफेस पे, तो इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब उसके बाद लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम क्या होता है? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, एक साइड तो लिक्विड में से वेपर निकल रहे हैं, दूसरी साइड वेपर का कंडेंसेशन भी होगा। कंडेंसेशन का मतलब, अच्छा वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है? जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो तो वेपराइजेशन, और जब वेपर फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो कंडेंसेशन। अगर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम की बात हो तो मैंने आपको यह बताया कि जिस रेट से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से अगर वेपर फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, क्यों? क्योंकि लिक्विड यहां से मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, वेपराइज हो रहे हैं, सारे वेपर ऊपर जा रहे हैं, फिर वेपर ऊपर जाने के बाद क्या होगा? उनका कंडेंसेशन होता है ना, कंडेंसेशन होगा। उसका मतलब क्या होता है? वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना ही होता है कंडेंसेशन। लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना वेपराइजेशन, और फिर से वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन। इसको क्या बोलते हैं? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। एक ऐसी स्टेट जहां पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और फिर से वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, जितना आगे गया उतना पीछे आ गया, तो क्या हुआ? इक्विलिब्रियम। भाई बिल्कुल ग्रोथ नहीं हुआ ना, जहां से हमने स्टार्ट किया वहीं पे आके खड़े हो गए, ग्रोथ हुआ बिल्कुल भी नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ और फिर से वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, बात सेम हुई ना, कुछ भी चेंज हुआ नहीं, तो उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं उसको? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। तो आप ऐसे बोल सकते हो, इन दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, इन दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, in this type of equilibrium, in this type of equilibrium, rate of
conversion of rate of conversion of liquid is equal to rate of conversion of liquid to vapor, ऐसे लिखो, liquid to vapor is equal to rate of conversion of vapor to liquid. मतलब ठीक है, इसमें रेट, जिस रेट से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से वेपर फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे इसको? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। नोट करिए इसको, हो गया होगा ना। अब उसके बाद बात करते हैं यहां पे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। अब हम लोग मान लो एक ऐसा चार्जर, यहां पे आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं। आइसोलेट का मतलब क्या होता है? हाँ, जैसे थर्मस फ्लास्क है, मतलब टेम्परेचर वहां पर ट्रांसफर ना हो सिस्टम टू सराउंडिंग। टेम्परेचर काफी लंबे टाइम तक बना रहता है उसमें, हमने चाय लिया, वाटर लिया, जो भी लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब वहां पर जो टेम्परेचर रहता है वो कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल भी टेम्परेचर वहां का चेंज नहीं होता। तो कोई भी थर्मस फ्लास्क है, उसमें हमने आइस लिया और वाटर लिया, उसको मिक्स कर लिया, आइस और वाटर को, तो वहां पर दोनों का रेट सेम होता है। जिस रेट से वाटर आइस में कन्वर्ट होगा उसी रेट से आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम ही रहा ना, चेंज तो हुआ नहीं। जिस रेट से आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ उसी रेट से वाटर फिर से आइस में कन्वर्ट हो गया। अब बाहर से कोई टेम्परेचर तो आएगा नहीं अंदर, क्योंकि वो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब क्या है? आइसोलेटेड, नो चेंज ऑफ हीट, नो चेंज ऑफ हीट। या फिर आप क्या बोल सकते हो? देयर आर नो चेंज in mass and energy from system to surrounding। एक हमने कंटेनर लिया, वो कैसा है? आइसोलेटेड। एक कंटेनर लिया हमने, वो कैसा है? आइसोलेटेड, आइसोलेटेड है। और इसमें हमने थोड़ा सा वाटर ले लिया है, इसमें हमने क्या लिया? वाटर, और इसमें हमने आइस लिया हुआ है, ये आइस है ना, वाटर एंड आइस, ये आइस। और ये कैसा है? आइसोलेटेड, आइसोलेटेड। तो यहां पर क्या होगा? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें सॉलिड यानी कि आइस, जिस रेट से आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से वाटर आइस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं उसको? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। एक टाइम पे एक ही होगा, सही बात है। पहले वाटर आइस में कन्वर्ट होगा या फिर आइस वाटर में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जो भी प्रोसेस होगा वो रिवर्सिबल हो जाएगा।
अंदर का टेम्परेचर वो तो कांस्टेंट है ना, इसलिए होगा क्योंकि वहां पर एक फिक्स टेम्परेचर होता है अंदर, बाहर का कोई भी टेम्परेचर अंदर नहीं है। एक्चुअल में निग्लिजिबल चेंज होता है, बट ऐसा हमें ऑब्जर्वेशन में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वो चेंज हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि मैंने क्या बोला, अगर आप उसको हीट नहीं भी दे रहे हो तो भी कुछ इंटरनल एनर्जी होती है जिसकी वजह से ऐसा हमको फील होता है कि जिस रेट से आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ उसी रेट से वाटर फिर से आइस में कन्वर्ट हो गया। एक्चुअल में कोई भी चेंज नहीं हो रहा वहाँ पे, बट ऐसा फील हो रहा है। इसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि कोई चेंज नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि जिस रेट से आइस वाटर में गया उसी रेट से वाटर फिर से आइस में आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। आइस ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि कोई चेंज नहीं, चेंज नहीं हो रहा है, वो वही है, बट ऐसा देखने में लग रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों को हमने मिक्स किया हुआ है। Rate of conversion of ice to water is equal to the rate of conversion of water to ice। सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। अभी तक सॉलिड लिक्विड था, अब सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम होगा। हाँ, क्यों? तो इसका मतलब जल्दी छोड़ दूंगा, ये क्या बात होती है? कब? मुझे ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, बहुत ध्यान से देखो। जैसे आयोडीन सॉलिड लिया हमने एक सॉल्यूशन में, हमने उसमें आयोडीन सॉलिड रखा है, और होगा क्या? आपने सब्लिमेशन सुना है? सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन जानते हो? सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है वेपर में, उसमें लिक्विड का कोई रोल नहीं होता। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। directly converted into vapor phase and vapor converted into solid state is called sublimation।
जैसे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अगर कैम्फर है, कैम्फर सॉलिड स्टेट में है, इसको हीट करोगे क्या होगा, कैम्फर क्या हो जाएगा, गैस स्टेट। आयोडीन सॉलिड है, इसको आपने हीट किया, किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड ने वेपर में, गधे। कैम्फर, कैम्फर, अरे कैम्फर नहीं जानती हो, वो जलाते ना कैम्फर, कपूर बोलते हैं उसको। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम क्या होगा, नहीं आया है तो उनका है ना, उनका लॉस होगा, मुझे क्या है। अब उसके बाद एक ग्राफ देखो, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे N2O4 NO2 में कन्वर्ट हो रहा है, N2O4 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हेलो, यस मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, यस यस, ओके, थैंक यू। हाँ, किसने बोला, पागल हो गया, यहाँ पर देखो, अरे वो दूसरी बात हो रही थी, ये थोड़ी बात हो रही थी। 2NO2, यहाँ पे N2O4 से हम लोग क्या बना रहे हैं, 2NO2 बन रहा है। अब कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का जो रेशियो है, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड रुको, अभी मैं ऐसा नहीं जाने दूंगा। एक सेकंड, ये बोल रहा हूँ कि 2-3 बच्चे बोल रहे हैं कि इनको हॉल टिकट के लिए जाना है, तो क्या छोड़ना है इनको।
2-3 बच्चों का ना, ठीक है। ठीक है, N2O4 से 2NO2 हो रहा है। सबको मना किया गया, ऐसा थोड़ी है। अरे तो हम लोग का और टिकट तो हम लोग का भी तो है, डबल है तो कॉलेज में हम लोग। एक ही कॉलेज में हम लोग सब। अब उसके बाद देखो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन, अरे इतना तुम लोग बैठ गए हो तो आधे घंटे और है, क्या चला रहे हो? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा एक बात ध्यान सुना, मैंने क्या बोला था कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, अगर आपको स्टार्टिंग में याद हो, टाइम बढ़ रहा था तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा था, यही हो रहा था ना, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन यही तो हो रहा था। अरे कैसे मुंह बना रही है? टाइम बढ़ रहा था तो रिएक्टेंट कम हो रहा था, 100, 90, 80, 70 कम हो रहा था ना, और प्रोडक्ट क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। ये नाक क्यों सिकोड़ रही है? यहां पर क्या होगा? ये कुछ ऐसे हो रहा था, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा था? सॉरी, हाँ, रिएक्टेंट का कम हो रहा था ना, ऐसे ये प्रोडक्ट का था, और रिएक्टेंट का क्या हो रहा था? कम हो रहा था। भाई रिएक्टेंट कम हो रहा है, ये NO2 का ग्राफ है, और ये N2O4 का है। मैंने ये बोला कि जब टाइम बढ़ता है तो रिएक्टेंट कम होता है। इस रिएक्शन में बताओ रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है? रिएक्टेंट N2O4 है और प्रोडक्ट क्या है? NO2 है। तो प्रोडक्ट बढ़ता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और रिएक्टेंट कम होता जाता है, ये तो होता है। तो रिएक्टेंट यहाँ पे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका ग्राफ है N2O4 का, क्योंकि N2O4 रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या है? NO2। तो प्रोडक्ट टाइम के साथ क्या होता है? बढ़ता है ना, इसलिए उसकी लाइन, उसका ग्राफ क्या है? ऊपर की तरफ है, N2O4 का नीचे की तरफ है। इसमें क्या सोच रहे हैं? अगर हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं। अगर रेट और टाइम की हम लोग बात करेंगे, रेट और टाइम के बीच में ग्राफ की बात करेंगे तो क्या होगा? ये है टाइम और ये है रेट। अब N2O4 और 2NO2 दोनों का रेट क्या हो जाता है? बताओ, दोनों का रेट क्या होगा? सेम होगा ना। सेम होने का मतलब क्या है? दोनों की लाइन कॉमन हो जाएगी ऐसे, तो यहां पर हो जाएगा KF। KF का मतलब रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, F का मतलब फॉरवर्ड, तो रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। यहां पर N2O4 दिया है और NO2 का स्क्वायर दे रखा है। N2O4 और NO2 का, ये जो जहां पर ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जहां पर कनेक्ट हो रहे हैं, वही क्या है? इक्विलिब्रियम। जहां पर दोनों का रेट सेम हो जा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट करो, बनाओ इसको फटाफट। ग्राफ है, ग्राफ बनाओ, आप ग्राफ लिखना। आप लिख सकते हो इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस। इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस।
इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस। सर अभी क्लास टॉपिक करा कुछ तो ऐसे बोल रही है जैसे मैंने इसको जेल बंद किया हुआ है। सो प्लीज नहीं दिख रहा है? नहीं समझा। नोट कर लिया? अरे भाई इसमें समझने वाली क्या बात है? टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट कम होता है, प्रोडक्ट बढ़ता है। हमने रिएक्टेंट क्या लिया है? N2O4। लाइन से ड्रॉ करना है। N2O4 रिएक्टेंट था, उसकी लाइन कम हो रही है। भाई वो 100% था तो स्टार्टिंग से डिक्रीज हुआ। कहाँ पे? और नीचे ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट तो कम ही हो रहा है ना। और उसके बाद क्या हो रहा है? प्रोडक्ट क्या होगा? बढ़ रहा है टाइम रिस्पेक्ट में। ये का मतलब देखो, जब दोनों का रेट सेम हो जाता है, रेट और टाइम में हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। N2O4 उधर से आ रहा था, भाई N2O4 कम हो रहा है ना, और यहाँ से NO2 बढ़ रहा है। NO2 का पावर हमने 2 किया। 2 क्यों किया? हम लोग जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करते हैं तो जो कोफिशिएंट होता है वो पावर में जाता है, ये रूल है। जो कोफिशिएंट होगा वो पावर में जाएगा। तो यहाँ पर NO2 का कोफिशिएंट कितना है? 2, इसलिए पावर में 2 किया हमने। अभी आगे बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इन दोनों का रेट सेम हो गया, दोनों की लाइन देखो ज्वाइन हो गई ना, कॉमन हो गई दोनों की लाइन। 4 क्यों जाएगा? ये 4 N2O4 का कोफिशिएंट थोड़ी है, ये ऑक्सीजन के एटम है। N2O4 का कोफिशिएंट 1 है। देखो यहां पर N2O4 का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। वो 4 जो है वो ऑक्सीजन का एटम है, वो कोफिशिएंट थोड़ी है। नोट किया? अब उसके बाद यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके एग्जाम में आ सकता है। लॉ ऑफ मास एक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है? अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करता हूं तो यहां पर रेट जो होता है ना, रेट यहां पर रिएक्टेंट कम होता रहता है और प्रोडक्ट क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे यहां पर देखो, अगर मैं रेट लिखूंगा किसी भी रिएक्शन के लिए, ये रिएक्टेंट है और ये है प्रोडक्ट। कोई रिएक्शन है उसमें R रिएक्टेंट, P प्रोडक्ट। अब अगर मुझे इसका रेट लिखना है तो रेट क्या हो जाएगा? माइनस D ऑफ रिएक्टेंट और ये होता है DT होता है। DT का मतलब, DT का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा टाइम, बहुत कम टाइम, उसके लिए हम लोग DT लिखते हैं। और यहां पर क्या होगा? प्लस D ऑफ प्रोडक्ट, D ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या होगा? DT। D ऑफ प्रोडक्ट अपॉन DT, D ऑफ प्रोडक्ट अपॉन DT। यहां पर माइनस क्यों आया? माइनस का मतलब होता है डिसअपियरेंस। माइनस का मतलब डिसअपियरेंस। मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, रिएक्टेंट कम हो रहा है ना, रिएक्टेंट कम हो रहा है ना टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहां पे माइनस है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। माइनस होने का 2 रीजन है। जैसे मान लो अगर मुझे D ऑफ रिएक्टेंट
जब आप क्लास 12th में जाओगे तो वहाँ पर आपको दो चीज़ें पढ़ाई, रेट दो टाइप का होता है, एक होता है एवरेज रेट, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे दे रखा है। एवरेज का मतलब होता है कि जब हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया होता है, 1 आवर, 2 आवर, 5 आवर, उसके लिए रेट फाइंड करने के लिए बोले तो एवरेज रेट फाइंड करते हैं। और जब बहुत कम टाइम के लिए रेट बोला जाए तो इंस्टेंटेनियस हम लोग फाइंड करते हैं। इंस्टेंटेनियस को हम लोग डी से रिविजन करते हैं। टू टाइप ऑफ रेट, अगर मैं रेट की बात करता हूं तो साइड में इसको नोट कर लेना, एक होता है एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट को हम लोग, एवरेज कहां पे यूज होता है, लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए, लॉन्ग टाइम इंटरवल। और यहां पे इंस्टेंटेनियस क्या होता है, शॉर्ट टाइम इंटरवल। जैसे ये 1 आवर हुआ, 2 आवर हुआ, 5 आवर हुआ, यहां पर क्या है, जस्ट 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, बहुत कम टाइम के लिए, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, ठीक है। ऐसे इंस्टेंटेनियस को हम लोग डी से रिविजन करते हैं, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, डी रिएक्टेंट, डी प्रोडक्ट। और अगर हम लोग एवरेज की बात करते हैं तो यहाँ पर डेल्टा से रिविजन किया जाता है। किससे, डेल्टा से। जैसे रिएक्टेंट अगर 100 मोल था इनिशियली और फिर बाद में कितना हो गया, 80 हो गया, ये रिएक्टेंट है, समथिंग टाइम है और ये टाइम मान लो यहाँ पे 5 सेकेंड, ऐसे मान लो 80 हो गया, तो 80 में से अगर आप 100 को माइनस करोगे तो साइन कैसा रहेगा, माइनस का ही रहेगा ना। तो उस माइनस को प्लस बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे आगे माइनस लगाते हैं, क्योंकि कभी भी रेट नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ रहे हो। एक तो आप ये बता सकते हो कि हमने यहाँ पर नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्टेंट कम हो रहा है। इनिशियली रिएक्टेंट ज़्यादा था, छोटी वैल्यू में से कम वैल्यू को, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं तो साइन माइनस का आता है, उसको प्लस बनाने के लिए हमने यहाँ पे माइनस रखा। या फिर आप डायरेक्ट बोलना चाहते हो तो आप बताओ कि माइनस का मतलब है कि रिएक्टेंट कम हो रहा है, वो डिसअपीयरेंस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमने वहाँ पे माइनस लगा दिया। और प्रोडक्ट के साइड में प्लस क्यों लिखा, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ रहा है ना, रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा। और यहाँ पे क्या लिखा, माइनस। माइनस का मतलब डिसअपीयरेंस, ये डिसअपीयरेंस को रिप्रेजेंट करता है। डिसअपीयरेंस किसको, डिसअपीयरेंस को। डिसअपीयरेंस को रिप्रेजेंट करता है। और प्लस क्या है, अपीयरेंस को। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग केसी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केसी, केसी से। और केसी लिखा कैसे जाता है, अगर मान लो मुझे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट लिखना है तो केसी कैसे लिखोगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिखते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ऐसे लिखा जाता है केसी। यहाँ पे जैसे मान लो मुझे एक रिएक्शन लिखना था, उसके लिए केसी लिखना है। पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं लिखवा रहा हूँ कैसे लिखते हैं केसी, नोट करो। ये हम लोग रेट फाइंड कर रहे थे, ये टॉपिक क्या था, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ना, रेट ऑफ के। अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। पूरा तो कर लो पहले टॉपिक, लॉ ऑफ मास एक्शन तो देख लो पहले। पहले इसका आप डेफिनेशन नोट करो, लॉ ऑफ मास एक्शन का। लॉ ऑफ मास एक्शन का डेफिनेशन नोट करो आप लोग। मास एक्शन, द लॉ ऑफ मास एक्शन लिखो, द लॉ ऑफ
mass action, the law of mass action states that, the law of mass action states that, तुम लिख रहे हो? नहीं लिख रहे हो ना? नहीं लिख रहे हो ना? कहाँ लिख रहे हो? The law of mass action states that the rate of a chemical reaction, the rate of a chemical reaction at each instant is proportional to the product of concentration terms of all the reactants इसको बहुत ध्यान से देखना। उसने ये कहा है कि आप अगर कभी पूछा रहा है कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, तो किसी भी रिएक्शन के लिए रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन लिख दो, वही हो गया रेट। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। कैसे देखते हैं, जैसे मान लो रिएक्शन है A प्लस B, कोई रिएक्शन है, लॉ ऑफ मास एक्शन। A प्लस बी से क्या बन रहा है? C बन रहा है। अब अगर मुझे यहां पर रेट लिखना होता तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान देना, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन कौन है बताओ जरा? इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन कौन है? A और B। तो जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। जो रिएक्टेंट है उनका प्रोडक्ट लिख दो AB ब्रैकेट के साथ, वही हो गया रेट। अब इसको रेट को अगर आप इक्वल करोगे तो क्या हो जाएगा? रेट इक्वल यहां पर क्या हो जाएगा? KC होगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? A और ब्रैकेट में KC क्या है यहां पे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नॉन कांस्टेंट नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां पर K क्या है? अच्छा एक बात ध्यान देना, एक बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। KC तो होता ही है, साथ ही साथ इसको, ये थोड़ा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से रिलेटेड है, इस बात को ध्यान देना। K को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? K को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट ही है, इसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं। A और B क्या है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। और B क्या है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। बाकी रेट तो आपको पता ही है। इसमें ध्यान देना, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी रेट लिखोगे C मत लिख देना। C मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ रिएक्टेंट लिखना होता है। रेट इक्वल टू K, जो रिएक्टेंट है उसको लिख दो। एक दो एग्जांपल देख लो फिर छोड़ दे रहे हैं। अरे एक ही एग्जांपल है और अब इसमें कुछ सॉल्व थोड़ी करना है। अब
अब कम से कम देख लो, आधी अधूरी चीज़ छोड़ के जाओगे तो फिर कंफ्यूज रहोगे। हो गया? जैसे यहां पर दे रखा है कि राइट द रेट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये क्वेश्चन है, राइट द रेट इक्वेशन, राइट द रेट इक्वेशन, राइट द रेट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। जैसे एक रिएक्शन दे रखा है C प्लस O2, C प्लस O2 और ये क्या बन रहा है CO2। सेकेंड रिएक्शन है 2KClO3, 2KClO3 और इससे क्या बन रहा है 2KCl प्लस 3O2। KCl प्लस 3O2। अब इसके लिए आपको लिखना है रेट। रेट इक्वेशन कैसे होगा? देखो, अगर रेट इक्वेशन लिखना है तो पहली रिएक्शंस के लिए क्या होगा, हमने क्या बोला था, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो C हो जाएगा और क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना O2, यही होगा ना, रिएक्टेंट लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होगा, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, K होगा और यहाँ पर हो जाएगा C और यहाँ पर क्या होगा O2 होगा, यही तो होगा। अच्छा, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 था, कार्बन कोफिशिएंट 1 है, 2, 3, 4 ऐसा कुछ लिखा है नहीं। O2 का कोफिशिएंट भी 1 है तो हमने सिर्फ O2 लिखा, पावर में कुछ नहीं लिखा। जो कोफिशिएंट होगा वो पावर में जाएगा, तो 1 लिखो या ना लिखो 1 तो रहता ही है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर दे रखा था, अगर मैं बात करता हूँ तो 2KCl3, 2KClO3 इससे क्या बन रहा है 2KCl प्लस 3O2। अगर इसके लिए मुझे लिखना है रेट, सॉरी, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा KClO3 के पावर में 2 हो जाएगा। अभी 2 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि KClO3 का कोफिशिएंट कितना है 2। जो कोफिशिएंट रहेगा वो पावर में जाएगा, इस बात को याद रखना, ठीक है, पावर में 2, क्योंकि 2 कोफिशिएंट था, आगे लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, रेट इक्वल टू KClO3 और इसके पावर पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका बताओ जरा आप लोग। सर एक डाउट राइट बॉन्ड लाइन एंड कंडेंस फॉर्मूला ऑफ एन पेंटेन। एन पेंटीन 5 कार्बन बनाओ और फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, तो बॉन्ड लाइन क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और पेंटीन बोला है ना, तो फर्स्ट सेकेंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड लाइन हो गया। कंडेंस बताना है तो अगर आप यहाँ पे 1
2 3 4 5, फर्स्ट और सेकेंड के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, ये CH2 हो जाएगा, ये CH सिंगल बॉन्ड, CH2 CH2 CH3, बस हो गया। जब कंडेंस बोले तो कंडेंस में कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को नहीं दिखाना, याद रखना, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में ही बॉन्ड को दिखाना होता है। और जब आपसे पूछे कि ब्रांचिंग के लिए पूछे तो कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सब हाइड्रोजन की बॉन्डिंग नहीं दिखाना होता, सिर्फ कार्बन के बीच में बॉन्ड दिखाना है। फिर वो स्टार्टिंग में जो आपने H2C लिखा तो H3C नहीं H2C होगा। H2C इसलिए होगा क्योंकि कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए, 4 बनाता है, 2 बनाया तो भी कितना बनाएगा, 2 और बनाएगा, इसलिए 2 हाइड्रोजन। 1 बनाया होता तो 3 हाइड्रोजन, ऐसे। मतलब वो अगर एक बनाया होता तो H3 सिंगल बॉन्ड बना के, डबल बॉन्ड आ गया ना, ओवरऑल 4 बनाता है तो डबल तो बना ही लिया, तो 2 और बनाएगा, इसलिए हमने 2 हाइड्रोजन लिखा। 1 होता तो 3 और बनाता, 3 लिखता मैं। इसका बताओ रेट। हाँ सिर्फ अभी रिएक्टेंट कौन है, लेफ्ट साइड वाला ना, नहीं सिर्फ इस साइड का करना है, एक ही साइड का। हाँ। क्या होगा भाई, बोलो, रेट हो जाएगा ओ सॉरी H2 की पावर में कितना होगा 3, यही होगा ना, और ये क्या हो जाएगा रेट इक्वल टू K N2 और फिर H2 की पावर में ये हो जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। जी किसका था?